नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं रोहित सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। राजस्थान में 11 घंटे बाद वोटिंग होने वाली है और मुझे इससे ठीक पहले जो खबर मिली है वो बहुत बड़ी है। मैं तो सुनकर हैरान रह गया। खबर भी कुछ ऐसी ही है। मुझे पता चला कि राजस्थान में चुनावी जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी पीले चावल का सहारा ले रही है। बताया जा रहा है कि चावल वोट परसेंट बढ़ाने वाले हैं। यह कैसे होगा यह भी समझ लीजिए। ये पीले चावल वोटर्स में बांटे जा रहे हैं। इसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पार्टी के लोकल लीडर्स लगातार लगे हुए हैं। चावल के ये दाने लोकल वोटर्स में तो बांटे ही जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में रहने वाले प्रवासी वोटर्स को भी भेजे जा रहे हैं। ये न्योते यानी निमंत्रण का प्रतीक होते हैं, जिसके जरिए पार्टियां वोटर्स को बूथ तक बुलाने का प्रयास कर रही हैं। यह काम बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही हैं और ये तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। तो पहला सवाल यह कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी प्रवासी वोटर्स पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या प्रवासी वोटर्स राजस्थान के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? तीसरा सवाल, प्रवासी वोटर्स का वोट परसेंट कितना है? अगर राजस्थान में वोटिंग परसेंट बढ़ा तो किसे नफा और नुकसान होगा? ये तमाम सवाल है। राजस्थान में आंकड़ों के खेल में सरकार कभी बीच में गिरी हो ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन वोट परसेंट घटने बढ़ने का सरकारों के रहने और जाने पर सीधा असर पड़ता रहा है। और इस बार पीले चावल के रूप में जो न्योता भेजा गया है वोट परसेंट बढ़ाने को, वो भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि वोट परसेंटेज को लेकर एक बड़ा दिलचस्प ट्रैक है। पिछले 2 दशक में वोटिंग परसेंट जब भी बढ़ा, बीजेपी ने राजस्थान में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, लेकिन जब जब वोटिंग परसेंटेज घटा बीजेपी की सत्ता चली गई। इसी आंकड़े के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, राजस्थान में 2003 के चुनाव में 67.18% वोट पड़े। यह पिछले चुनाव से 3.79% ज्यादा था। बीजेपी ने 120 सीट जीतकर बहुमत की सरकार बनाई। 2008 के इलेक्शन में कुल 66.25% वोट पड़े। यह पिछले चुनाव के मुकाबले 1% से भी कम था। बीजेपी की सरकार चली गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। 2013 के चुनाव में 75.04% वोट पड़े। ये पिछले चुनाव से 8.79% ज्यादा थे। बीजेपी ने 163 सीट जीतकर सरकार बना ली। 2018 के इलेक्शन में वोट परसेंटेज 74.06% रहा। यह पिछले चुनाव के मुकाबले 1% से भी कम था। बीजेपी 73 सीटों पर सिमट गई और सत्ता कांग्रेस को मिल गई। मतलब यह कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो सत्ता बीजेपी को मिली। पिछले 20 साल से यही हो रहा है। 20 साल, गौर कीजिएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और इसका फायदा उसे इस बार भी वैसे ही मिलेगा जैसा पहले मिलता रहा है। पार्टी इस पर खुलकर कुछ बोले ना बोले, लेकिन आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। और इनसाइडर से जब मेरी बात हुई, उससे समझ में आ गया कि वो इस ट्रेंड पर भरोसा जरूर कर रही है। इसलिए पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर ताकत लगा दी। बीजेपी के बड़े चेहरों का काम भले ही प्रचार थमने के बाद खत्म हो गया हो, लेकिन पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का काम जारी है। पार्टी के काम को ग्राउंड वर्कर्स आगे बढ़ा रहे हैं। वोटर्स को घर से कैसे निकाला जाए, उन्हें बूथ तक कैसे लाया जाए और पार्टी के फेवर में वोट कैसे गिरवाना है, ग्राउंड वर्कर्स को यह सब सिखा दिया गया है बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से। राजस्थान में बीजेपी की पोल स्ट्रेटजी क्या है, वोटिंग के दिन ग्राउंड लेवल पर उसके कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, यह समझने के लिए हमने पार्टी के कई नेताओं से बात की। उनसे बातचीत में एक नाम सामने आया। वो नाम था पंच परमेश्वर का। सवाल यह है कि चुनाव में पंच परमेश्वर क्या करते हैं? यह बात हमने पार्टी के ही एक नेता से पूछी। पंच परमेश्वर करके ऐसे कार्यकर्ताओं को हमने पहले से लिस्टेड किया है। लिस्टेड करके वो पूरा अपने अपने पेज की चिंता करते हुए वोटर को निकालना, वोट डलाना, दिन भर का उसका प्रयास ये रहेगा कि पूरे दिन में ये जो 60 वोटर एक पेज के ऊपर हैं, इन सब के वोट डल जाए।
ये हर पेज का पंच परमेश्वर अलग है और पेज प्रमुख है, उसकी पूरी चिंता वो उसके ऊपर, बूथ के ऊपर 21 लोगों की कमेटी है, बूथ अध्यक्ष है। बूथ जीता चुनाव जीता, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि हर व्यक्ति को केवल अपने बूथ की चिंता करनी है। बीजेपी का प्रभाव शहरी इलाकों में ज्यादा है और इन इलाकों में वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिया है। बीजेपी चाहती है कि शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम से कम 95% पहुंच जाए, ये लक्ष्य रखा है। पार्टी के ही नेता ने बताया कि इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वैसे चुनावी जंग के आखिरी दौर में बाजी मारने को तैयार कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा तैयारी की है। कांग्रेस की तैयारी को देखिए। कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाना चाहती है। हर पोलिंग बूथ के एजेंट को जयपुर के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो ये बूथ एजेंट कंट्रोल रूम को जानकारी देंगे। अशोक गहलोत जोधपुर में वोट डालने के बाद कंट्रोल रूम में रहेंगे। वोटरों को बूथ तक पहुंचाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए संगठन भी एक्टिव है। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है वोटिंग के लिए। वोटिंग वाले दिन कांग्रेस क्या करने वाली है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, यह समझने के लिए कांग्रेस के नेताओं से भी हमने बात की। उनकी बातों से यही लगा कि पार्टी गांव वाले इलाकों में ज्यादा वोटिंग के पक्ष में है। इसकी वजह भी है, दरअसल यहां कांग्रेस का बेस ठीक ठाक है, इसलिए उसका फोकस भी उन्हीं इलाकों पे है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार भी इस बात को मानते हैं। चुनाव में मतदान होगा, अधिक से अधिक हमारे वोटर बूथ तक पहुंच सकें, इसके लिए हमने एक व्यापक प्रबंध किए हैं। काफ़ी लंबे समय से हमारे वार रूम में कनेक्ट सेंटर चल रहा है, जो सीधे जो हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, जिनके नीचे 20 बूथ करीब होते हैं, और जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ संभाल रहे हैं, बूथ का मैनेजमेंट संभालते हैं, बूथ के बाहर बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, उन सबके वो टच में है। जयपुर से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो वार रूम है, कनेक्ट सेंटर है, वहाँ से हमारे बैठे हुए पदाधिकारी उनसे बात करके, वार्तालाप करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कर रहे हैं। यह सच है कि पिछले 30 साल में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी को फायदा पहुंचा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात कांग्रेस भी कर रही है। क्या उसे इसका नुकसान नहीं होगा? कांग्रेस से इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हमारे संवाददाता मनीष शर्मा को कुछ ऐसे लोग जरूर मिल गए जो दूसरे देशों से सिर्फ वोट डालने के लिए राजस्थान पहुंचे। प्रवासी प्रकोष्ठ के बैनर पे हमने लगभग हिंदुस्तान की सभी स्टेट का दौरा किया, और आज उसका परिणाम ये है कि हर स्टेट से जहाँ पर राजस्थानी प्रवासी भाई ज़्यादा रहते हैं, सब जगह से 15 से 20 लोगों की टीम पूरे राजस्थान में आई हुई है पिछले 10 दिन से। आपको आश्चर्य होगा, 1 लाख प्रवासी वोटर हमारे सिर्फ तमिलनाडु से आ रहे हैं। क्या देश के बाहर से भी कोई वोटर आ रहे हैं? देश के बाहर में मैं आपको बता दूं, लंदन से, यूके से बहुत लोग आए हुए हैं, दुबई से लोग आए हुए हैं, पाली है, सांचौर है, जालोर है, सिरोही है, बाड़मेर है, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, यहाँ पर मैक्सिमम प्रवासी भाई हमारे राजस्थान के बाहर रहते हैं। मैं खुद प्रवासी हूँ, मैं इसीलिए मैं 35 साल से बैंकॉक रह रहा हूँ, थाईलैंड। मैं, मेरा परिवार 8 जने हैं हम, जो कि हम बाहर रहते हैं। हम सारे लोग आए हैं। आपके साथ भी और लोग भी आए होंगे? ये हमारे साथ आए, ये इटली से आए हैं। ये इसीलिए इलेक्शन के लिए आए हैं सिर्फ। इनको आज शायद मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो गए इटली में रहते हुए। लोग आए इटली से? हम 4 जने आए हैं। आने का मकसद वैसे प्लान था या केवल चुनाव की वजह से? चुनाव की वजह से। राजू जी बताएं, पैसा ऐसा भी खर्च करते हैं क्या प्रवासी आप लोगों के प्रचार? बिल्कुल जरूर करते हैं, और आपको मालूम है जरूरत भी होती है हमारे कैंडिडेट को, तो जो भी जितना, हम कोई किसी को फोर्स नहीं करते हैं, सिर्फ हम रिक्वेस्ट करते हैं। और यही बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी है कि एक एक वोट को मोटिवेट किया जाए ताकि पार्टी के प्रत्याशी को इसका लाभ मिल पाए। राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू के करीब 80,000 लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं। हमें बताया गया कि इनमें से करीब 30% लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, लेकिन वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो कामकाज के सिलसिले में राजस्थान से दूसरे राज्यों में गए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में ऐसे लोगों की अच्छी खासी तादाद है। बताया जा रहा है कि पीले चावल मिलने के बाद इनमें से करीब 50% लोग वोटिंग के लिए राजस्थान पहुंच चुके हैं। जो वोट नहीं पहुंचे हैं, नेता उनके लौटने की उम्मीद लगाए बैठे।
राज्य में रैलियों का सिलसिला कल ही रुक चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों की कोशिश नहीं रुकी। सपोर्टर्स तक बात पहुंचाने के लिए नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के सारे बड़े नेता लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और पार्टियों की आईडी से ये वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। प्रचार के मामले में कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए हर मिनट का इस्तेमाल कर रही है और हर तरीका आजमा रही है। ये कोशिशें भी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। बड़े वोट परसेंटेज का फायदा इस बार बीजेपी को होता है या कांग्रेस को? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा 3 दिसंबर को, जब हम एबीपी न्यूज पर सबसे तेज रफ्तार और सटीक विश्लेषण के साथ चुनावों के नतीजे आपको दिखाएंगे। और कल सुबह 7 बजे से एबीपी न्यूज पर आप मतदान से जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले जरूर देखिएगा। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि 23 का चुनाव तो अब लगभग थमने को जा रहा है, क्योंकि अब कल वोटिंग है राजस्थान के और उसके बाद नतीजे ही आने हैं। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बरकरार रहेगा? किसे सत्ता मिलेगी, कौन बाजी मारेगा, यह तो हफ्ते भर बाद ही पता चल पड़ेगा। लेकिन राजस्थान देश के उन 11 राज्यों में से एक है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में बीजेपी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसलिए राजस्थान जब एक बार फिर वोटिंग के लिए तैयार है, तब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार देश की राजनीति का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, और वो भी चंद सवालों के साथ। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, 5 राज्यों के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहना ठीक होगा क्या? विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह भी मौजूद सवाल है। देश के चुनावी मिजाज को समझने वाले 5 राज्यों के चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं कुछ लोग, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसे 5 साल पहले के चुनाव नतीजों से समझ लें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, लेकिन चंद महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर भी वापसी की। एमपी की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिली, लेकिन लोकसभा की 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इसी तरह 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1 सीट हासिल हुई थी, जबकि लोकसभा में 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। यह तो बात 18 की हुई। 24 को देखते हुए इससे एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनावों पर असर नहीं पड़ता। ऐसा 18 को देख के लगा, लेकिन हर बार ऐसा ही हो यह भी नहीं कहा जा सकता। देश की चुनावी राजनीति कब किस करवट लेगी, यह सियासत की नब्ज समझने वाले भी शायद ही बता पाए। वैसे बीजेपी को लगता है कि 2024 में वो फिर से सत्ता में वापसी कर लेगी, जिसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3R फॉर्मूला है। ये 3R क्या है, अब जरा इसको समझिए। पहला R यानी रिलीजन, दूसरा R यानी रक्षा और तीसरा R यानी राष्ट्रवाद। अब इन जो 3 R हमने आपको बताए, अब सिलसिलेवार इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। बीजेपी के चुनावी मुद्दों की फहरिस्त में हिंदुत्व एक अहम रोल निभाता रहा है। मध्य प्रदेश में राम मंदिर और राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड और जोधपुर दंगों जैसे मुद्दों पर जोर शोर से उठाकर बीजेपी पहले ही से क्लियर भी कर चुकी है इस बार के चुनाव प्रचार से। राजस्थान में प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा जाना भी इसी का संकेत है। प्रधानमंत्री ने कृष्ण मंदिर में दर्शन में जाना, मीराबाई के जन्म उत्सव में शरीक होना बीजेपी की इसी रणनीति का विस्तार है, जिसके जरिए न सिर्फ हिंदुत्व वोट साधे जाते हैं, बल्कि देश का बड़ा वोट बैंक भी साधा जाता है। इसलिए मथुरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 24 का सियासी संदेश देने में देर नहीं की। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है।
मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। केदारनाथ धाम के कायाकल्प, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर महाकालेश्वर में महाकाल लोक के निर्माण तक हर मौके पर बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने लगातार 2 चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि क्या 2024 में भी हिंदुत्व बीजेपी के लिए अहम मुद्दा होने वाला है? हिंदुत्व तो पहचान है हमारी, उसका एजेंडा कैसे कह सकते हैं? हिंदुत्व तो आस्था है, एक परिपाटी हिंदुस्तान है ही हिंदुत्व। अगर कोई एजेंडा है तो है विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, और ऐसा कुशल नेतृत्व जिसने हिंदुस्तान की छवि को विश्व पटल पर स्थापित किया है। 2024 का चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी लगातार मथुरा, काशी, वृंदावन और अयोध्या की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी पर बात कब करेंगे? महंगाई पर बात कब करेंगे? देश की जनता समझ चुकी है आप नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, नेता भले ही सियासी नफा नुकसान देखकर नाप तोल बोले, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व की धार कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। इसका इशारा महीने भर पहले ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से मिल चुका है। 25 अक्टूबर को बीजेपी की नैमिषारण्य में बैठक हुई। इसमें अवध इलाके के मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। यूपी में लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट दे दिया गया है। ये तो यूपी की बात है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और यूपी 3.5 दशक की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है, जिसे और धार देने के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना गया, मैं आपको यह भी बता देता हूं। अब जरा इसको देखिए। दरअसल नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है, जिसका जिक्र मार्कंडेय पुराण में कई बार आया है। इसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। पहले अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत नैमिष तीर्थ से की थी, जिसके बाद 25 अक्टूबर को बीजेपी ने लखनऊ से बाहर पहली बार अवध में संगठन की बड़ी बैठक बुलाई थी। यानी यह संदेश देने की कोशिश लगातार जारी है। सियासत में हर एक्शन के पीछे मैसेज देने की पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी यही संदेश देने में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वोटर तक यह मैसेज पहुंचा? बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर जानकार क्या कहते हैं, जरा यह भी सुनिए। देखिए, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ही भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा है और उसका राष्ट्रवाद जो है कुल मिलाकर के एक तरह से हिंदुत्व के साथ घुला मिला होता है। एक राष्ट्रवाद कांग्रेस के जमाने का था, जब उसमें हिंदुत्व नहीं होता था, खाली राष्ट्रीय अखंडता एकता की बात होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हिंदुत्व का भी एक तड़का लगाया हुआ है। देखिए, यहां एक बात और जानना जरूरी है और वो है राम मंदिर, जिसके सहारे बीजेपी की राजनीति 3.5 दशक से परवान चढ़ती रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस पहले से ही बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी में जुटे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि संघ प्रमुख वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हिस्सा लेने बैंकॉक में है, जहां चंद घंटे पहले उन्होंने क्या कहा, यह सुनना भी बेहद जरूरी है। World is one family, and we will make everybody RA, that is culture. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say culture. To acquire possession of all means of material happiness, people try to fight and dominate each other. We have experienced this. ये पहली बार नहीं है जब सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ऐसी बात की हो। संघ प्रमुख कई मौकों पर हिंदुओं को एक होने की बात कह चुके हैं। असल में बीजेपी समझ चुकी है कि विपक्ष की तैयारी जातिगत जनगणना के जरिए मंडल बनाम कमंडल बनाने की है, जिसे राष्ट्रवाद के मुद्दे से ही कुंद किया जा सकता है। राष्ट्रवाद को लेकर आक्रामक रही बीजेपी ने इसे और धार देने के लिए हर घर तिरंगा, तिरंगा रैली, मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान शुरू किए। सरकार पहले से आजादी का अमृतकाल मना रही है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के साथ ही राष्ट्रवाद के सहारे
वोटर को साधने की है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और आर फॉर्मूला भी है, आर यानी रक्षा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ साल के दौरान देश के डिफेंस सेक्टर में अच्छी तरक्की हुई है, जिसे और मजबूत करने के लिए सरकार चुनाव से के फैसले एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्या है यह फैसला, इसको देखिए। सरकार जल्द ही डिफेंस सेक्टर में 3 बड़ी डील को मंजूरी देने वाली है, जिसकी कुल लागत करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए होगी। डील के तहत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर 97 तेजस और 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किए जाने को मंजूरी दी जाएगी। तो ये बड़ी मंजूरी रक्षा क्षेत्र में। इस डील को लेकर मैंने अपने डिफेंस एडिटर आशीष सिंह से डिटेल में बात की, तो उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। बैठक में इसे लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु जाएंगे, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जायजा लेंगे। बात उत्तरकाशी से आ रही खबर की। सुरंग से ड्रिलिंग का काम रोका गया। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उत्तरकाशी के सुरंग से अभी बड़ी खबर जो आ रही है वो हम आपको बता दें, उससे रूबरू करवा दें। सुरंग में ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है और अब हाथ से ही मलबा हटाया जाएगा। आज ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि ड्रिलिंग का काम अभी रोका गया है, अब हाथ से ही मलबा हटाया जाएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि सबको इंतजार था कि शायद अभी कुछ अच्छी खबर आ जाए। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि किस तरह से अभी ड्रिलिंग का काम रोका गया है और अब हाथों से इस पूरे मलबे को हटाया जाएगा। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर है कि अब हाथ से ही मलबा हटाया जाएगा। सुरंग में ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर। और आप ये हम रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब एनडीआरएफ के जवान एक मॉक ड्रिल भी कर रहे थे कि किस तरह से बाहर निकाला जाएगा सुरंग से तमाम लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑगर मशीन है उसने काम करना बंद कर दिया है, यानी जो ड्रिलिंग मशीन थी उसने काम करना बंद किया है और अब मलबे को हाथों से हटाया जाएगा। ऐसे में थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। तो उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी दौर में है, लेकिन फिर अभी इस काम को रोक दिया गया है। सुरंग में के अंदर एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल भी की है। मजदूरों को निकालने के लिए टनल के भीतर स्टील का 3 फीट चौड़ा पाइप ड्रिल करके डाला जा रहा है। इस पाइपलाइन के सहारे मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया है तो अब हाथ से मलबा हटाया जाएगा और फिर इन पाइप्स के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 12 नवंबर से सुरंग में फंसे 41 लोगों की सकुशल वापसी के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है, लेकिन पहाड़ की बुलंदी और मजबूती इंसान की कोशिशों में लगातार रुकावट डाल रही है। 13वें दिन जब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हुए हिस्से को बाहर निकाला गया। ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ था, उसे भी ठीक कर लिया गया है। इस दिक्कत के चलते करीब 15 से 16 घंटे तक ड्रिलिंग का काम रुका रहा। वैसे देहरादून से दिल्ली तक सरकार पूरे ऑपरेशन पर लगातार नजर रख रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेकर उसके निदान को लेकर सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे।